हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी-नेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारा रिसर्च के जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम स्टैट्स में आ चुके हैं। यहाँ पर हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने व्हाट इज़ स्टैट्स को भी पढ़ लिया है। साथ ही साथ में हमने पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स को भी हमने समझ लिया है। साथ ही साथ में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज़ सेंट्रल टेंडेंसी और इसके मेजरमेंट्स को हमने देखा था कि इसको मेज़र करने के 3 मेथड्स को बताया गया है, मीन, मीडियन एंड मोड। व्हाट इज़ मीन और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके क्या यूजेस हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। कंप्लीट मीन को मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने करा दिया है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में और मोड के बारे में। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मीडियन, इसको हिंदी में हम माध्यिका कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की दूसरी माप को माध्यिका कहा जाता है। ये सेंट्रल टेंडेंसी का ये दूसरा माप होता है। पहला माप कौन सा होता है? मीन होता है। इसे प्रतीक के रूप में MDN लिखते हैं। मीन्स मीडियन, मीन को क्या लिखते थे प्रतीक के रूप में, क्या इंडिकेट करते थे? M से, कैपिटल M से। और माध्यिका को, मीडियन को हम इसको इंडिकेट करते हैं MDN से। माध्यिका का अर्थ होता है किसी भी वितरण में वह बिंदु जिसके ऊपर 50% और नीचे 50% स्कोर्स होते हैं। मीन्स ये बिल्कुल मीडियन क्या करता है, बिल्कुल प्रॉपर ये किसी भी लिस्ट को डिवाइड कर देता है कि उसके ऊपर इतने स्कोर हैं, उसके नीचे इतने स्कोर होते हैं। ये प्रॉपर 20 से इसको डिवाइड करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रल को ही बतलाता है, ये सेंट्रल टेंडेंसी को ही यहाँ पे ये इंडिकेट करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि असमूहित प्राप्तांकों को आकार के रूप में व्यवस्थित करने पर उस श्रृंखला का मध्य बिंदु माध्यिका कहलाता है। मीन्स यहाँ पर हम मध्य बिंदु को यहाँ पर हम इंडिकेट करते हैं, मध्य बिंदु को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल प्रॉपर जो बीच का पॉइंट होता है उसको ही हम सेंट्रल टेंडेंसी कहेंगे। जैसे अगर हमारे पास 5 स्कोर्स दिए गए हों, 5 स्कोर्स की लिस्ट हो, तो वहाँ पर हमारा जो थर्ड नंबर होगा वो वहाँ पर हमारा थर्ड नंबर, वो कुछ भी हो, वही हमारा मीडियन होगा। आगे जब हम इसके कैलकुलेशन पार्ट को देखेंगे तो वहाँ पर ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले सेक्शन में या फिर कोडिंग वाले सेक्शन में आ सकते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट पर आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन भी दी गई है, जैसे डाउनी एंड हीथ ने इसको डिफाइन करते हुए कहा है, द मीडियन इज़ डिफाइंड एज द पॉइंट इन अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन इक्वल नंबर ऑफ केसेस ऑन ईच साइड ऑफ इट। मीन्स यहाँ पर ये बिल्कुल बीच वाले स्कोर को इंडिकेट करता है जिसके ऊपर इक्वल नंबर्स और जिसके नीचे भी इक्वल नंबर्स होते हैं। आगे हम देखते हैं रेबर एंड रेबर ने भी इसको डिफाइन किया हुआ है और रेबर एंड रेबर इसको डिफाइन करते हुए कहते हैं, मीडियन इज़ द मिडिल मोस्ट स्कोर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स ordered according to the magnitude। मीन्स यहाँ पे इन्होंने भी कुछ इसी अर्थ में इसको डिफाइन किया है कि बीच के नंबर को हम मीडियन कहेंगे जिसके ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम इक्वल नंबर्स हों। इसी तरह से गैरेट भी इसको डिफाइन करते हैं। गैरेट 1981 इसको डिफाइन करते हुए कहते हैं कि व्हेन अनग्रुप्ड स्कोर्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ साइज द मीडियन इज़ द मिड पॉइंट इन द सीरीज़। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारे पास छोटा डेटा होता है, छोटी लिस्ट होती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो पूरी लिस्ट में जो बीच वाला हमारा पॉइंट होगा वही हमारा मीडियन होता है। कैलकुलेशन पार्ट में हम समझेंगे कि 5 की अगर लिस्ट है, 5 बच्चों का स्कोर दिया गया है तो वहाँ पर थर्ड वन को हम इंडिकेट कर देते हैं मीडियन के रूप में। अगर 10 बच्चों का रिजल्ट होगा, 10 बच्चों का स्कोर दिया होगा, तो हम वहाँ पर मीडियन को कैसे इंडिकेट करेंगे। कैलकुलेशन पार्ट में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे हम देखते हैं, वॉरेन 1979 कहते हैं, मीडियन इज़ द वैल्यूज दैट सेपरेट्स ऑल द केसेस इन द इनर रैंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन
इनटू हेवल्स। सो यहाँ पे ये भी इसी अर्थ में इसको डिफ़ाइन करते हैं और आगे इंग्लिश एंड इंग्लिश भी इसी अर्थ में इसको डिफ़ाइन करते हुए कहते हैं माध्यिका किसी कोटिबद्ध वितरण का वह प्राप्तांक है आधे जिसके नीचे और आधे प्राप्तांक ऊपर होते हैं। मीन्स सारे डेफिनेशन में हमें मेनली यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो आई होप आपको व्हाट इज़ मीडियन, मीडियन क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो इससे ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देख लेते हैं। माध्यिका की एक विशेषता यह है कि यह माध्य की तरह केंद्र की ओर निर्देश करता है, इसलिए दोनों के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। मीन्स मीन भी सेंट्रल टेंडेंसी को ही इंडिकेट करता है, एवरेज को इंडिकेट करता है। उसी तरह से जो मीडियन होता है वो मिड पॉइंट को इंडिकेट करता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। मीन एवरेज को इंडिकेट करता है और मीडियन मिड पॉइंट को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं। माध्यिका की एक विशेषता यह भी है कि यह वितरण के उस बिंदु को इंगित करती है जिसके ऊपर तथा नीचे बराबर प्राप्तांक होते हैं। इस आधार पर यह माध्य से भिन्न है, माध्य से केवल औसत का बोध होता है। मीन्स यहाँ पर यह मिड पॉइंट को बतलाता है, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि यह मिड पॉइंट को बतलाता है जिसके ऊपर और जिसके नीचे इक्वल नंबर्स होते हैं, जबकि जो मीन होता है वो एवरेज को डिफाइन करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। वितरण के किसी प्राप्तांक में परिवर्तन होने पर भी माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 4, 5, 6, 7 तथा 8 में 6 माध्यिका है, कारण यहाँ वही ऐसा प्राप्तांक है जिसके नीचे 2 प्राप्तांक और जिसके ऊपर 2 प्राप्तांक हैं। अपनी इसी विशेषता के कारण यह माध्य से भिन्न हो जाता है। मीन्स यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसा मैंने मीन को पढ़ाते हुए मैंने कहा था कि मीन में क्योंकि सारे नंबर्स वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं मीन को निकालने में, लेकिन मीडियन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे अगर हमारे पास ये 5 नंबर्स दिए गए हैं 4, 5, 6, 7 एंड 8, यहाँ पर अगर 5 नंबर्स हैं तो ये हमें देखते ही पता चल रहा है कि जो 6 है वो मिड में है, इसलिए 6 इज़ द मीडियन। यहाँ पर 6 जो है वो मीडियन होगा। आगे ये 4 की जगह पे अगर 2 होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 8 की जगह पे 1 होता तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मीडियन को निकालने में ये 6 मिड पॉइंट है तो ये 6 मिड पॉइंट ही रहता। 7 अगर कुछ और भी होता तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, 5 कुछ और होता नंबर तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। 6 ही यहाँ पर मीडियन है। यहाँ पर मीडियन अगर निकालना है तो हमारे पास यहाँ पे 6 ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये चीज़ कही गई है। इसी अर्थ में ये मीन से अलग है, क्योंकि अगर हम मीन की बात करते हैं तो मीन को निकालने में ये सारे नंबर्स वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए अगर किसी भी नंबर में कोई भी चेंजेस आता है तो मीन भी वहाँ पर चेंज हो जाता है। तो इस अर्थ में ये मीन से बिल्कुल अलग है। सो बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ये सारे पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियरली आपको पढ़ना है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके जनरली इसके कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। इसके आपको जनरली स्टेटमेंट कंक्लूजन में या फिर आपके कोडिंग वाले क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आ गया कि मीन माध्यिका माध्य से किस तरह से अलग है, मीन मीडियन से किन अर्थों में अलग है, और वहाँ पर आपके सामने 6 से 7 पॉइंट्स दे दिए गए, फिर आगे कोडिंग कर दी गई। 1, 2, 3 सही है, 2, 4, 6 सही है, 5, 3, 1 सही है, कौन कौन सा पॉइंट सही है। तो आपको ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। सो इसके इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, या फिर कई बार आपके जो पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, पैसेज वाले क्वेश्चंस में भी आपके कैलकुलेशन कम ही पूछे जाते हैं। मेनली आपके यही फैक्चुअल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही वहाँ भी आपके बनते हैं। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ माध्यिका की एक विशेषता यह भी है कि यह केवल उस बिंदु को बतलाती है जिसके ऊपर तथा नीचे बराबर बराबर प्राप्तांक होते हैं, लेकिन यह प्राप्तांकों की दूरी को महत्व नहीं देता है। जैसे 10, 25, 33, 35, 39, इसमें जो मिड पॉइंट है वो 33 है। तो जैसा मैंने अभी ऊपर भी बतलाया, अभी मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में भी बतलाया कि ये 33 इज़ द मीडियन, और ये मीडियन ही रहने वाला है। ये नंबर चाहे चेंज हो या नहीं हो, लेकिन ये बिल्कुल यही होगा। और आगे हम देखते हैं कि इसके नीचे के दोनों प्राप्तांकों का अंतर 15 है, जबकि ऊपर के दोनों प्राप्तांकों का अंतर 4 है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 और 25, 15 का यहाँ डिफरेंस है। इसके बाद 33
35 और 39 में ओनली 4 का अंतर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मीडियन में ये मायने नहीं रखता है ये कौन सा नंबर है, ये एक भी होता तो भी चलता, मीडियन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम मीन निकालते हैं तो ये बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसमें एक वेरिएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें संतुलन होना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि इतना असंतुलन माध्य में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ये सारे नंबर्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। इसे MDN के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसको कैपिटल M और स्मॉल d स्मॉल n के रूप में इंडिकेट किया जाता है। और गैरेट बतलाते हैं इनके अनुसार इसमें प्रतिदर्श विचलन कम पाया जाता है, लेकिन माध्य की तुलना में यह विचलन माध्यिका में अधिक पाया जाता है। जैसे मैंने अभी पहले वाले पॉइंट में भी बतलाया कि इसमें प्रतिदर्श विचलन काफ़ी कम होता है, लेकिन माध्य की तुलना में यह विचलन माध्यिका में अधिक पाया जाता है। क्योंकि इसमें वेरिएशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर बाकी नंबर्स से यहाँ पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालता है, ज़्यादा बाकी नंबर्स यहाँ ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन हम मीन निकालते हैं तो वहाँ पर वो नंबर्स हमारे लिए सारे नंबर्स का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है। आगे देखते हैं। मीडियन निकालने का सूत्र इस प्रकार है, NDN = L + n/2 - f/fm × I। इसको कैलकुलेशन पार्ट में समझेंगे कि इसका क्या क्या मीनिंग है, प्रॉपर डेटा के साथ हम समझेंगे इसको। और ये हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, मीन के कैरेक्टरिस्टिक्स, मीडियन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने चर्चा की। अब आगे हम देखते हैं कि इसके एडवांटेज के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, इसको हम मेरिट्स भी कह सकते हैं। सो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। माध्यिका की एक विशेषता यह है कि इसके आधार पर किसी वितरण के वास्तविक मध्य बिंदु को निर्धारित करना संभव होता है। अतः जब किसी वितरण के मध्य बिंदु को निर्धारित करना होता है तो माध्यिका निकालने की आवश्यकता होती है। जैसा मैं स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि मीडियन को निकालना है, मीडियन मिड पॉइंट को ही इंडिकेट करता है। सो जब भी हमें किसी भी लिस्ट में, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, किसी भी टेबल में, किसी भी लिस्ट में हमें मिड पॉइंट को निकालना हो तो हम मीडियन का यूज़ वहाँ पे करेंगे। आगे देखते हैं। मुक्तोचर वितरण ओपन इंडेड डिस्ट्रीब्यूशन की केंद्रीय प्रवृत्ति को निर्धारित करने में सबसे उपयोगी तरीका माध्यिका ही होती है, क्योंकि ये मिड पॉइंट को बतलाता है। मिड पॉइंट को तो बतलाता ही है, साथ ही साथ में स्टार्टिंग के और एंडिंग के नंबर्स यहाँ पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, बस मिड पॉइंट को ही ये बतलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। माध्यिका से इस बात का ज्ञान हो जाता है कि कौन सा प्राप्तांक केंद्रीय प्रवृत्ति को प्रभावित कर रहा है और उसका स्थान क्या है। मीन्स ये मिड पॉइंट को बतलाएगा। अगर हमारे पास जो डेटा है, जो लिस्ट है, वो बैलेंस्ड नहीं है तो मिड पॉइंट से थोड़ा सा अप या डाउन ये बतला सकता है। मीन्स जनरली ये मिड पॉइंट को ही इंडिकेट करता है, इंडिकेट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि कौन सा प्राप्तांक केंद्रीय प्रवृत्ति को प्रभावित कर रहा है और उसका स्थान क्या है। मीन्स ये मिड पॉइंट को बतलाता है। इसी चीज़ को अलग अलग तरीके से लिखा गया है, अलग अलग तरीके से घुमाकर इसलिए लिखा गया है क्योंकि NTA नेट के क्वेश्चंस आपके इसी तरह के घूमे हुए क्वेश्चन ही आपके आते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन इसमें बिल्कुल ही कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। माध्यिका एक ऐसा औसत है जिसका उपयोग गुणात्मक विशेषताओं को मापने के लिए किया जा सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसा कि मैंने मीन में बतलाया था कि मीन में हमेशा क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को मेज़र किया जाता है, क्वालिटेटिव को मेज़र नहीं किया जाता। मीडियन में आपको ये ध्यान में रखना है कि मीडियन में क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव मेज़र भी, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को भी या फिर क्वालिटेटिव डेटास को भी यहाँ पे मेज़र किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और आगे देखते हैं कि जब माध्य की गणना के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध ना हो तो माध्यिका से गणना अपेक्षाकृत सरल होती है। मीन्स माध्य की तुलना में जो माध्यिका का, मीडियन का जो कैलकुलेशन होता है थोड़ा सा इजी होता है। वैसे तो मीन का भी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, फिर भी अगर किसी को टफ लगता है तो वो मीडियन मीन से ज़्यादा इजी हो सकता है। आगे देखते हैं। जब वितरण अत्यधिक विषम हो, अर्थात जब वितरण में केंद्र से दूर कुछ ऐसे बहुत बड़े या बहुत छोटे प्राप्तांक हों जो कि माध्य को प्रभावित करते हों, तो वहाँ पर
ऐसी स्थिति में माध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बतलाया है कि स्टार्टिंग का एंडिंग का नंबर चाहे कुछ भी हो, हमें तो अगर हम मीडियन निकाल रहे हैं तो हमें बस मिड पॉइंट से मतलब है। मिड पॉइंट हमारा जो होगा वही होगा। स्टार्टिंग और एंडिंग के नंबर्स हमारे चेंज हो सकते हैं, उसका इफ़ेक्ट हमारे मीडियन पर नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं, ऐसे प्रेक्षणों का आंकिक मापन संभव न हो। जब प्रेक्षणों का आंकिक मापन संभव न हो, जैसे कलाकृतियों के सौंदर्य का गणितीय मापन संभव नहीं हो, तो उन्हें कोटिक्रम रैंक डिफरेंस में वहाँ पर डिफाइन किया जा सकता है और वहाँ पर मीडियन ही निकाला जा सकता है। ये वही पॉइंट हो गया कि जब किसी भी क्वालिटेटिव डेटास को मेज़र करना हो तो वहाँ पर हम मीडियन का ही यूज़ करेंगे। और वहाँ पर किस तरह से यूज़ करेंगे, उसको रैंकिंग दे करके हम इसका मीडियन का यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, जब बाद में अन्य सांख्यिकीय माप जैसे QD चतुर्थक विचलन या क्वार्टाइल डेविएशन या फिर परसेंटाइल की गणना करनी हो तो ऐसे में माध्यिका सहायक होती है। मीन्स मीन का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, जहाँ पर मीन को यूज़ करने का एक अपना अलग कैटेगरी दिया हुआ है, क्राइटेरिया है। मीडियन को यूज़ करने की एक अलग कैटेगरी है, एक अलग क्राइटेरिया दिया गया है। तो हमने देखा था कि मीन को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मीन को हम SD में, AD में, टी टेस्ट में, कोरिलेशंस में यूज़ करते थे। और हम मीडियन को कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो आगे हम विचलन के बारे में पढ़ेंगे, डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर परसेंटाइल को भी हम कैलकुलेट करने में मीडियन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब वितरण में यथार्थ मध्य बिंदु अर्थात 50% बिंदु की आवश्यकता हो तो माध्यिका वितरण का ऐसा बिंदु होता है जिसके ऊपर 50% और जिसके नीचे 50% स्कोर्स होते हैं। मीन्स वही चीज़ें हो गई कि ये मिड पॉइंट को ही डिफाइन करता है। आई होप आपको इसके यूजेस समझ में आ गए होंगे। ये अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मेल करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि PDF नोट्स अवेलेबल हैं साइकोलॉजी NT-NET साइकोलॉजी पेपर के। अगर किन्हीं को भी PDF नोट्स की ज़रूरत हो, नीड हो, तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में। हम यहाँ पे देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ मीडियन। असमूहित आंकड़ों के लिए जब प्राप्तांकों की संख्या समान हो तो वास्तविक माध्यिका निकालना संभव नहीं होता है, क्योंकि माध्य के 2 प्राप्तांकों का औसत निकाल देने पर माध्यिका निकल जाती है। मीन्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास अगर 5 नंबर होता है तो वहाँ पर थर्ड वाला नंबर हमारा मीडियन हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास 10 नंबर हो, अगर हमारे पास हमारी लिस्ट में 10 अलग अलग स्कोर्स दिए गए हों, तो वहाँ पर हम मिड पॉइंट को कैसे निकालेंगे। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि मिड के 2 पॉइंट को, 2 बिंदु को हम चूज़ करेंगे, उसका हम वहाँ पर मीन निकालेंगे। उसके बाद मीन निकाल के हम उसको मीडियन हम इंडिकेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन पार्ट में ये हमें अच्छे से क्लियर होगा। सो ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है कि जब हमारे पास मीन्स इवन नंबर में हमारे पास डेटाज हो, इवन नंबर में हमारे पास स्कोर्स की लिस्ट होती है, जैसे 10 या 20 डेटा हो, तो वहाँ पर हम मीडियन को कैसे निकालेंगे, हम मीन निकाल करके मीडियन को निकालते हैं। वहाँ पे मीन्स डायरेक्टली मीडियन को हम वहाँ पे नहीं निकाल सकते। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, चूँकि माध्यिका स्थितीय औसत होती है इसलिए यह वितरण के प्रत्येक एकांश पर आधारित नहीं होती है। क्योंकि जो हमारा मीडियन होता है वो बिल्कुल मिड पॉइंट को इंडिकेट करता है, इसलिए ये हर स्कोर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। मीन्स जो चीज़ें हम पढ़ते आए हैं बस वही चीज़ें हैं। थोड़ा सा बस बुक भी रीडिंग करिए, मेरे नोट्स को भी आप पढ़ सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, आपको ये चीज़ें क्लियर ज़रूर होंगी। आगे हम देखते हैं, जिस तरह माध्य अनेक गणितीय निरूपणों में सहायक होता है उस तरह माध्यिका सहायक नहीं होती है। मीन्स हम देखते हैं कि हम आगे जो भी हम कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन हम करेंगे तो वहाँ पर मीन का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। मीडियन का यूज़ बहुत ही कम है, बहुत ही कम जगहों पर हम बहुत ही कम कैलकुलेशंस में मीडियन निकालते हैं। मैक्सिमम जगहों पर हम मीन को ही निकाल करके आगे की कैलकुलेशंस को हम करते हैं। आगे देखते हैं, यदि 2 समूहों के आकार तथा माध्यिका मूल्य ज्ञात हों तो इसके आधार पर सम्मिलित समूह की माध्यिका परिकलन संभव नहीं है।
मीन्स यहाँ पर ये वही चीज़ हो गई कि अगर दो ग्रुप हमारे पास होता है और हमारे पास मीडियन भी वहाँ पर हो, तो भी उसके आधार पर हम दोनों ग्रुप का हम मीडियन नहीं निकाल सकते। मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं एक तरह से हम कॉम्परेटिव स्टडी हम यहाँ पे नहीं कर सकते। आगे हम देखते हैं, माध्य की तुलना में माध्यिका में स्थिरता कम पाई जाती है। बिल्कुल, माध्य जो होता है वो ज़्यादा साइंटिफिक होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ज़्यादा रिलायबल होता है, इसलिए इसलिए माध्य में स्थिरता भी, कंसिस्टेंसी भी उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें सभी नंबर जो हैं वो सभी स्कोर्स वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। आगे हम देखते हैं, छोटे प्रतिदर्शों की स्थिति में माध्य की तुलना में माध्यिका पर प्रतिदर्शों के घटाव बढ़ाव का प्रभाव अधिक पड़ता है। मीन्स यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास छोटा डेटा होता है, तो स्मॉल डेटा के लिए हमारे पास माध्य की तुलना में माध्यिका पर प्रतिदर्शों के घटाव बढ़ाव का अधिक प्रभाव पड़ता है। मीन्स माध्य के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 नंबर्स का मीन्स वहाँ पर हमारे पास किसी भी डेटा में, किसी भी लिस्ट में 5 स्कोर्स दिए गए हों, 10 स्कोर्स हों, 13 स्कोर्स हों, 20 हो, 30 हो, कितने भी स्कोर्स दिए गए हों, मीन को निकालने में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे सारे नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर मीडियन की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर अगर हमारे पास में 10 डेटाज़ हो जाते हैं, 12 डेटाज़ हो जाते हैं, तो वहाँ पर मीडियन को निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है। मीन्स अगर हमारे पास डेटा घटते बढ़ते हैं तो हमारा मीडियन भी वहाँ पर चेंज हो जाता है। जैसे अगर हमारे पास अगर 5 किसी भी लिस्ट में 5 स्कोर्स दिए गए हों, वहाँ पे थर्ड वन जो हमारा होगा वो हमारा मीडियन होगा, लेकिन अगर उसी को बढ़ा करके 7 कर दिया जाए, अगर उस लिस्ट में 7 स्कोर हो, तो वहाँ पर हमारा जो, यहाँ देख लेते हैं व्हाट इज़ मोड। सो यहाँ हम देखते हैं कि मोड, इसको हिंदी में बहुलक कहा जाता है, और बहुलक का अर्थ वितरण का वह प्राप्तांक होता है जो वितरण में सबसे अधिक बार आया हो। मीन्स ये बिल्कुल मोड, इस वर्ड को सुनते ही हमें समझ जाना है, हिंदी में बहुलक है जो सबसे ज़्यादा बार उस लिस्ट में आया हो। जैसे हमारे पास अगर 20 स्कोर्स की लिस्ट दी गई हो, उसमें अगर 18 नंबर बार बार रिपीट हुआ हो, तो हमारा वहाँ पे 18 जो होगा वो वहाँ पे मोड हो जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया हुआ है कि 15, 11, 20, 11, 17, 11, 21, 15, 12 तथा 11 में 11 को बहुलक माना जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 11 बहुत बार यहाँ पे, 4 बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसलिए ये हमारा मोड हो जाता है। आगे हम देखते हैं, समूहित आंकड़ों की स्थिति में बहुलक का अर्थ उस वर्गांतर की मध्य बिंदु है जिसमें अधिकतम बारंबारता होती है। मीन्स जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है वही हमारा मोड होता है। इसको अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा डिफ़ाइन भी किया गया है। जैसे इंग्लिश के डेफिनेशन हम देखते हैं, मोड इज़ द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन अ सीरीज़। जो मोस्ट कॉमन वैल्यू होता है, सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड होता है, वही हमारा मोड होता है। गिलफोर्ड बतलाते हैं, द मोड इज़ स्ट्रिक्टली डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन द स्केल ऑफ मेजरमेंट विथ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वही हमारा मोड हो जाएगा। इसी अर्थ में रेबर एंड रेबर भी इसको डिफाइन करते हैं। रेबर एंड रेबर कहते हैं, सांख्यिकी में बहुलक प्राप्तांकों के वितरण की केंद्रीय प्रवृत्ति की वह माप होती है जिससे उस वर्गांतर के मध्य बिंदु का बोध होता है जिसमें अधिकतम बारंबारता होती है। बस वही चीज़ हो गया कि जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है, या फिर अगर हम किसी लिस्ट की बात करें, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्कोर जिसमें होते हैं वही हमारी लिस्ट, हमारा वही फ्रिक्वेंसी हमारा मोड हो जाता है। इसी तरह से हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मोड के बारे में हम कह सकते हैं कि मीन और मीडियन की तुलना में ये बिल्कुल ही, बहुत ही इसकी जो रिलायबिलिटी होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती जाएगा। सो यहाँ हम देखते हैं, बहुलक की एक विशेषता यह है कि असमूहित आंकड़ों की हालत में इसमें उस अंक का बोध होता है जो सबसे अधिक बार आता है। मीन्स अगर हमारे पास छोटा नंबर होता है तो जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ होता है, रिपीटेड होता है, वही हमारा मोड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुलक की एक विशेषता यह भी है कि समूहित आंकड़ों की स्थिति में इससे उस वर्गांतर का बोध होता है, उस क्लास इंटरवल का बोध होता है जिसमें अधिकतम बारंबारता होती है।
क्लास इंटरवल क्या होता है आपको क्लियर होगा। जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटाज अगर होते हैं 30 to 50 अगर स्कोर्स दिए गए होते हैं तो हम उसको देख करके कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको हम लार्ज 30 के ऊपर के डेटा को हम लार्ज डेटा कहते हैं। फिर उसको हम क्लास इंटरवल्स में डिफ़ाइन करते हैं। क्लास इंटरवल्स में डिफ़ाइन करने का अलग अलग तरीका बतलाया गया है। आई होप आपको वो आता होगा क्योंकि इसको हम ग्रेजुएशन लेवल से ही पढ़ रहे होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको क्लास इंटरवल के ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए भी क्लास इंटरवल पर भी मैं प्रॉपर वीडियो में अपलोड कर दूँगी। जिस क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा स्कोर्स होंगे वही जो है वही हो जाएगा हमारा मोड। सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको MO के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है, इसको MO के रूप में इसको इंडिकेट करते हैं। और आगे देखते हैं, किसी भी वितरण में बहुलक को ज्ञात करना सबसे सरल होता है। बिल्कुल हम देख करके इसमें कोई भी हमें कैलकुलेशन भी कई बार नहीं करना होता है। बिल्कुल हम अगर हमारे पास छोटा डेटा होता है तो वो तो हम देखकर ही बता सकते हैं। लार्ज डेटा होता है तो क्लास इंटरवल में हम उसको अरेंज करके क्लास इंटरवल को देखकर ही हम बता सकते हैं कि उसमें हमारा मोड कौन सा है। आगे देखते हैं, माध्य तथा माध्यिका की अपेक्षा में बहुलक कम समय में ज्ञात हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ईजी, इसको बस देख के बताना होता है। तो माध्य और माध्य की तुलना में ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है और बहुत कम टाइम टेकिंग भी ये होता है। आगे देखते हैं, बहुलक दो प्रकार के होते हैं जिन्हें अवास्तविक बहुलक तथा वास्तविक बहुलक कहते हैं। जो बहुलक आंकड़ों के मात्र निरीक्षण से ही के आधार पर ही निकाला जाता है उसे अवास्तविक बहुलक कहते हैं। जो बहुलक फॉर्मूला के आधार पर निकाले जाते हैं उन्हें वास्तविक या कैलकुलेटिव या परिकलित बहुलक कहते हैं। मीन्स यहाँ पे बहुलक के दो प्रकार बतलाए गए हैं। जैसे बहुलक के दो प्रकार बतलाए गए हैं, वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक क्या होता है, जब प्रॉपर डिफ़ाइन करके हम फॉर्मूला के द्वारा कैलकुलेट करके हम जब मोड को निकालते हैं तो उसको हम वास्तविक या फिर रियलिस्टिक मोड कहते हैं। और जब हम बिल्कुल डेटा को देख करके बता देते हैं यही बहुलक है, उसको हम अनरियलिस्टिक या फिर अवास्तविक हम मोड उसको कह सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं। आगे हम इसके यूजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसके मेरिट्स या फिर इसके यूजेस या फिर इसके एडवांटेज क्या है। क्योंकि मोड मीन और मीडियन की तुलना में भले ही थोड़ा कम यूज़फुल हो, लेकिन इसका एक अपना स्पेसिफिक एरिया होता है, इसका एक अपना क्राइटेरिया होता है इसको यूज़ करने का। यहाँ पर हम इसके यूजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब कभी असमूहित आंकड़ों में उस अंक को जानना हो, असमूहित आंकड़ों का मतलब है कि जब हमारे पास स्मॉल डेटा होता है, अगर हमें उस अंक को जानना हो जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, रिपीट हुआ हो बार बार, तो उसको ही वहाँ पर मोड कहा जाता है। और वहाँ पर मोड निकालना ही हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मीन और मीडियन के द्वारा तो हम मिड पॉइंट को निकालते हैं, मीन के द्वारा हम एवरेज को निकालते हैं, और हम मोड के द्वारा ही बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बार बार वहाँ पर रिपीट हुआ है। आगे देखते हैं, जब आंकड़े असमूहित हों और उस वर्गांतर के मध्य बिंदु को जानना हो जिसमें अधिकतम बारंबारता हो, तो बहुलक का ही यूज़ किया जाता है। मीन्स जब क्लास इंटरवल के रूप में क्लास इंटरवल में डेटाज अरेंज होते हैं तो वहाँ पर किस क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आई हुई है उसको ही हम वहाँ पर मोड कहेंगे। मीन्स जब लार्ज डेटा होता है तो उसको हम क्लास इंटरवल में पहले तो अरेंज करते हैं डेटाज को, फिर वहाँ पर हम मोड को वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, मोड को हम निकालते हैं। आगे देखते हैं, बारंबारता द्विबहुलकी अथवा बहुबहुलकी हो तो बहुलक का मूल्य माध्य तथा माध्यिका से अधिक हो जाता है। मीन्स किसी भी डेटा में, किसी भी सीरीज़ में, किसी भी टेबल में अगर कोई ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हुआ है और ऐसे 2 से 3 नंबर हों, एक से ज़्यादा ऐसे नंबर हों, जैसे 23 भी चार बार रिपीट हुआ हो और 16 भी 4 बार रिपीट हुआ हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ऐसे में हमारा जो बहुलक होगा, हमारा जो मोड होगा, वो हमेशा मीन और मीडियन से हमारा अधिक आएगा। आगे देखते हैं, जब बहुत थोड़े समय में केंद्रीय प्रवृत्ति का एक स्थूल अंदाज लेना हो तो इसका व्यवहार आवश्यक बन जाता है।
मीन्स अगर हमें एक मोटा मोटी एक एवरेज देखना होता है, एक लमसम हमें देखना होता है कि इसका एवरेज क्या हो सकता है, इस डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी क्या हो सकती है, तो मोड हम वहाँ पर देखेंगे कौन सा डेटा ज़्यादा बार रिपीटेड है, उसी लमसम को हम बता सकते हैं कि यही जो है इस डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी होती है। क्योंकि मोड भले ही अधिक रिपीट हुए डेटा को बतलाता है, लेकिन है तो ये सेंट्रल टेंडेंसी को ही ये मेज़र करता है। इसलिए अगर हमें इस तरह का, अगर हमारे पास टाइम बहुत कम हो तो हम वहाँ पर मोड का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बहुलक दूरतम निरीक्षणों से प्रभावित नहीं होता है, इस आधार पर यह माध्य से बेहतर होता है। क्योंकि हमने देखा था कि माध्य में सारे नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, मीडियन में भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर माध्य को और माध्यिका को इस बेसिस पर अगर कंपेयर किया जाए, इस बेसिस पर अगर इसकी तुलना की जाए, तो हम देखते हैं कि दूरतम निरीक्षणों से प्रभावित नहीं होता है। क्योंकि स्टार्टिंग के और एंडिंग के नंबर्स क्या है वो मायने नहीं रखता है, कौन सा नंबर इसमें रिपीट हो रहा है वो मायने रखता है। मीडियन में भी क्या है कि कौन सा मिड पॉइंट है वो यहाँ पर मैटर करता है। लेकिन मीन में क्या होता है, मीन में सारे नंबर्स मैटर करते हैं वहाँ पर मीन में, क्योंकि सारे नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसी तरह से आगे हम देखते हैं, लास्ट पॉइंट इसका हमारा है, माध्य तथा माध्यिका की अपेक्षा इसमें समय की खपत कम होती है। क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है, कई बार इसको सिर्फ देखकर ही भी बताया जा सकता है, इसलिए ये मीन और मीडियन से इजी भी होता है, और मीन और मीडियन की अपेक्षा इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। सो यहाँ पर हमने इसके यूजेस की बात की, अब हम इसके लिमिटेशंस को देख लेते हैं, इसके क्या क्या लिमिटेशंस बतलाए गए हैं। सो यहाँ हम देखते हैं कि बहुलक की कोई कठोर परिभाषा संभव नहीं है। मीन्स बता तो दिया गया है कि बहुलक क्या है, किसी भी लिस्ट में, किसी भी टेबल में, किसी भी चार्ट में किसी भी नंबर की बार बार जो आवृत्ति होती है, बार बार जो फ्रीक्वेंसी होती है, वही हमारा मोड हो जाता है। लेकिन इसको प्रॉपर अच्छे से साइंटिफिक वे में अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया गया, क्योंकि ये साइंटिफिक है ही नहीं, इसलिए इसको साइंटिफिक इसकी डेफिनेशन भी नहीं दी जा सकी है। आगे हम देखते हैं, चूँकि बहुलक से अधिकतम बारंबारता का बोध होता है, इसलिए यह श्रृंखला के सभी निरीक्षणों पर आधारित नहीं होता है। ये इसके यूजेस भी आ गए और यही इसकी लिमिटेशन भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये सारे डेटाज इसके कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा साइंटिफिक नहीं होता है। इसलिए मीडियन भी ज़्यादा साइंटिफिक नहीं होता है। सबसे ज़्यादा साइंटिफिक कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी होती है, तो वो मीन होती है। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और सेकंड पेपर के साथ साथ अगर मैं नेट फर्स्ट पेपर की भी बात करूं, तो नेट फर्स्ट पेपर में भी अब इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी डीपली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस सेक्शन को, रिसर्च एप्टीट्यूड को बिल्कुल आप ध्यान से करें, अच्छे से करें। आगे देखते हैं, बहुलक से आगे के गणितीय निरूपण में कोई भी लाभ नहीं होता है। जैसे हमने देखा था कि मीन को हम और भी बहुत जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे मीन को हम एसडी निकालने के दौरान, एडी निकालने के दौरान, या फिर टी टेस्ट में, कोरिलेशन में हम उसका यूज़ करते थे। उसको कैलकुलेट करके ही हमारी आगे की कैलकुलेशन होती थी। अगर हम मीडियन की बात करें तो एडी को, क्यूडी को निकालने में, क्वार्टाइल डेविएशन को निकालने में बिल्कुल इसका यूज़ होता था, मीडियन का यूज़ होता है। लेकिन अगर हम मोड की बात करते हैं तो मोड सिर्फ मोड तक ही ये बिल्कुल लिमिटेड है, आगे की किसी भी कैलकुलेशन में मोड का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, माध्य तथा माध्यिका की अपेक्षा बहुलक पर प्रतिदर्श के घटबढ़ का प्रभाव अधिक पड़ता है। मीन्स हमारे पास कोई भी अगर लिस्ट है, उसमें हमारे पास 10 नंबर्स, 10 स्कोर्स हमारे पास दिए गए हों, हमने देख लिया कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, उसके बाद 5 नंबर्स और उसमें ऐड कर दिया जाए, तो क्या होगा कि वहाँ पर हो सकता है कि कोई और नंबर हो जो कि ज़्यादा बार रिपीट हो, तो फिर वहाँ पर हमारा जो मोड है वो चेंज हो जाएगा। अगर 15 की लिस्ट हो तो वहाँ पहले 10 की लिस्ट थी, अब 15 की लिस्ट हो तो वहाँ हमारा मीडियन भी चेंज हो जाएगा। लेकिन हमारा जो मीन है वो बिल्कुल वही रहेगा, उसमें मीन में हमारे ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि मीन में कंसिस्टेंसी मीडियन और मोड की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, जो स्थिरता माध्य तथा माध्यिका में पाई जाती है वह बहुलक में नहीं पाई जाती है। सो यहाँ पर हम देखते हैं वही चीज़ हमने बात की कि जो कंसिस्टेंसी हम माध्य और माध्यिका में देखते हैं,
वो हम, या फिर सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी तो माध्य में पाई जाती है, मीन में पाई जाती है, उसके बाद में मीडियन में, और सबसे कम कंसिस्टेंसी जो होती है वो मोड में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी बिल्कुल ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कैलकुलेशंस के बारे में, कैलकुलेशन पार्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। कैलकुलेशंस को, इसके फार्मूलाज को हम देखेंगे किस तरह से फार्मूलाज को अप्लाई किया जाता है। हालांकि एग्ज़ाम में इसको अप्लाई करने का क्वेश्चंस तो नहीं आता है, बट आपके लिए थोड़ा सा ये नॉलेज होना ज़रूरी है, या आपके पास में नॉलेज होगा भी, फिर भी जो नए बच्चे हैं स्टैट्स के लिए, उनके लिए मैं इसके कैलकुलेशन पार्ट पर भी मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, आज यहीं तक।